अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक रिएक्शन का रेट दिया हुआ है। कह रहा है कि अगर पीएच 2 से 1 घटा दिया जाए, पीएच का मान 2 से 1 घटा दिया जाए तो जो रेट है वो 100 गुना हो जाता है। तो यहाँ हम लोग को रेट का इक्वेशन हम लोग जैसे ये लिखते हैं, R इक्वल टू के एच के पावर में n, जहां पे n ये कोटि है, यही पूछ रहा है, n का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। तो एक पीएच 2 दिया है, पीएच 2 का मतलब होता है, आप जानते होंगे, आपको 11th का ये कंसेप्ट है, पीएच इक्वल टू 2 हो तो H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -2 होगा। जितना पीएच है वो माइनस में चला जाएगा, या इसी को 1/100 या इसी को 1/10 के पावर में 2 लिख सकते हैं। उसी तरीके से पीएच अगर 1 दिया हो तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/10। तो हमने मान लिया कि पहले जब उसका पीएच 2 था, जब पीएच 2 था यानी 1/100 यानी 10 टू द पावर 2, 1/10 के पावर में 2 कंसंट्रेशन था, तब जो रेट था वो R1 था, तो इसका वैल्यू रख देंगे। कंसंट्रेशन हमने लिखा 1/100 यानी 1/10 टू द पावर 2, तो ये n के साथ गुना होगा, इक्वेशन 1। अब कह रहा है कि जब pH 1 हो जाता है, जब उसका pH 1 होता है तब उसका जो रेट है वो पहले का 100 गुना होता है, यानी पहले R1 था तो अब कितना हो गया, 100 गुना हो गया। लेकिन कंसंट्रेशन इन pH का मान 2 से 1 हो जा रहा है, 1 का मतलब होता है 1/10। हम इसको समीकरण 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो R1 कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका ये 1/10 और के पावर में 2n और 1/10 के पावर में n। अगर इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो इसके पावर में n हो जाएगा, तो 1/100 इधर बचेगा, इसको हम 1/10 के पावर में 2, यहाँ 1/10 के पावर में n, तो n का मान कितना हो जाएगा 2। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो समीकरण 2 को हमने यहाँ पे समीकरण इक्वेशन 1 को डिवाइड किया है, किसके साथ, 2 के साथ। आप डिवाइड करके देख लीजिए, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो R1 कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/10 के पावर में 2n और यहाँ बाई में बचेगा इतना। तो ये क्या करते हैं, ये जो आप जानते होंगे कि अगर आधार एक जैसा हो तो घात बट्टा में घट जाता है, तो 2n में से n जाएगा तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इस तरीका से देख रहे हैं कि यहाँ ऑर्डर कितना होगा, 2। तो यानी ये क्वेश्चन नंबर 14 का बी होगा, यानी कोटि कितना होगा, 2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कौन होगा, बी होगा, यानी ऑर्डर कितना होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि एक कार्बोनिलिक यौगिक आयोडोफॉर्म जांच दिखलाता है, कह रहा है, ठीक है ना। और यानी ये आयोडोफॉर्म जांच देता है और वो टॉलिंस अभिकर्मक के साथ भी रिएक्शन का, टॉलिंस जो रिएक्शन होता है ना, ये जो पॉजिटिव टेस्ट देता है केवल और केवल किसके लिए देता है, तो एल्डिहाइड के लिए देता है। टॉलेंस अभिकारक रिएजेंट जो टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है, CH3 एल्डिहाइड के लिए होता है। लेकिन एक और होता है जो अल्फा हाइड्रोजन वाले कीटोन में भी होता है, यानी इस तरीके से होता है, लेकिन ये ग्रुप कभी भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। ये टॉलेंस देता है लेकिन पॉजिटिव टेस्ट देता है, लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, और ये टॉलिस रिएजेंट टेस्ट भी देता है, ये दोनों देता है। इसका मतलब ये दोनों टेस्ट देने वाला आंसर क्या हो जाएगा, 16 का ये हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 का IUPAC नेम लिखना है। ये हमको थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, जैसे इसका दिया हुआ है उसको हम आपको बताते हैं। इसका IUPAC नेम लिखने के लिए हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग तो आप जानते होंगे। IUPAC नेम लिखना होता है, जैसे ये क्वेश्चन है, H2 है, PT है, Cl और A6 है, तो इसमें हमको सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है। इसको X मान के हम लोग निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो H का होता है +1, हाइड्रोजन ग्रुप का 1 होता है, इंटू 2 होगा, प्लस प्लेटिनम का हम कितना मान लेंगे, X मान लेंगे। फिर क्लोरीन का कितना होता है, तो ये -1 होता है, इंटू कितना हो जाएगा, क्लोरीन 6 है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, +4 हो जाएगा। तो इसका नाम यहाँ से लिखा जाता है, यहाँ से इस हाइड्रोजन है तो इसका नाम हम लोग हाइड्रोजन लिखते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन लिख देंगे, हाइड्रोजन। उसके बाद ये एक संख्या लिखा जाता है, हेक्सा, 6 है तो क्या हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन होगा, फिर हेक्सा होगा, फिर क्लोरो होगा, क्लोरीन को हम लोग क्लोरो के नाम से जानते हैं। फिर प्लेटिनेट होगा, प्लेटिनम उसका नाम होता है, तो प्लेटिनम होगा, ठीक है ना, प्लेटिनम होगा, ठीक है ना। और वो जो चार्ज हमने निकाला उसको रोमन संख्या में यहाँ लिखना होता है, तो रोमन संख्या में यहाँ ब्रैकेट के अंदर कितना लिखेंगे, रोमन संख्या में कितना लिखेंगे, 4। लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया, प्लेटिनम नहीं दिया है। ऑप्शन जो भी दिया है उसमें प्लेटिनेट दिया हुआ है, प्लेटिनेट ये तो होगा ही नहीं, ये दोनों होगा नहीं, ये दोनों अब हो सकता है। तो इसमें दोनों में चार्ज, इसका चार्ज होगा, यानी 4 इसका चार्ज दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो 17 का कौन हो जाएगा, ए। अगला है क्वेश्चन नंबर कि कह रहा है कि मर्क्यूरी क्लोराइड कह रहा है। मर्क्यूरी क्लोराइड होता क्या है, तो Hg होगा, मर्क्यूरी माने Hg होता है, 2 गो Hg,
ठीक है ना, और क्लोरीन 2 गो होता है, क्लोराइड होता है। इसको रिएक्शन करने को कह रहा है किसके साथ, अमोनिया के साथ यानी NH3 के साथ। पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या बनता है, तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो बनता है Hg बनता है, और प्लस बनता है आपका Hg NH2 और एक क्लोरीन रहता है, और प्लस NH4Cl होता है। तो यहाँ ये प्रोडक्ट एक बनेगा, क्या बनेगा, तो HgNH2Cl बनेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, HgNH2Cl होगा। जब ये रिएक्शन करता है मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस के साथ रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन जो होता है वो इस तरीका से होता है। आप देख लीजिए, इसको वीडियो को रोक कर आसानी से आप देख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट लगा सकते हैं, NH2 को ब्रैकेट के अंदर कर दीजिएगा, Cl होता है, यानी यहाँ पे HgNH2Cl बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है। तो इसका आंसर कौन होगा, यानी 18 का आंसर कौन हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला है 19 नंबर, कह रहा है कि कौन SN2 रिएक्शन बहुत फास्ट देता है। SN2 रिएक्शन देखना हो तो एल्काइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन होता है, तो आप जानते होंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का सबसे ज्यादा होता है। एल्काइल हैलाइड जो एक कार्बन से कार्बन वाला हो, उसमें ज्यादातर जो ऐसा वैसा हेलोजन जो केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ जैसे ये है, क्वेश्चन ऑप्शन ए है, इसमें सबसे ज्यादा होगा SN2। उसके बाद होता है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड RX, सेकेंडरी RX होता है, ये सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है ना। और टर्शियरी सबसे लास्ट में होता है, टर्शियरी RX हो जाएगा, ये आपका टर्शियरी अल्कोहल का सबसे लास्ट में होता है एल्काइल हैलाइड का। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं प्राइमरी, तो यहाँ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कौन होगा, आप देख रहे हैं ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, और ये भी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे SN2 रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, SN2 के लिए स्टेरिक रिपल्सन देखा जाता है, जिसमें स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होता है उसमें SN2 रिएक्शन कम होता है। आप लोग पढ़े होंगे स्टेरिक रिपल्सन या स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक रिपल्सन ही कहते हैं उसको। तो वो रिएक्शन आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 19 नंबर का ऑप्शन ए सही होगा। रिएक्शन के ऑर्डर में पूछा है कि कौन सबसे ज्यादा होगा। 21 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 21, कह रहा है कि जब when NaCl solution is added to FeO3 whole थ्राइस कोलाइडिल सोल्यूशन, देन क्या होता है जब FeOH का होल 3 सॉल में NaCl का घोल मिलाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, AIEEE 2011 का क्वेश्चन है। AIEEE में पूछा था ये क्वेश्चन कि क्या बनता है, तो ये लाल भूरा सॉल बनता है, लाल भूरा सॉल बनता है जब FeOH का होल 3 को रिएक्शन कराते हैं NaCl के साथ, तो ये बनता है FeO3 का। यहाँ ऑप्शन भी गलत दिया है, O3 जो है OH3 दिया है, ये 3 यहाँ नहीं रहना चाहिए था, ये 3 को ये ब्रैकेट के बाहर रहना चाहिए था, यानी होल 3 होगा। हाइड्रा ऑक्साइड है, इसका होल थ्राइस होना चाहिए, और Fe3 ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए। कम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो लाल रंग का, लाल और भूरा सॉल होता है, इसको हम लोग सॉल भी कहते हैं, सॉल्स कहते हैं। जो आप जानते हैं कोलाइडी विलियन होता है, उसको सॉल्स भी कहते हैं हम लोग। तो यही हुआ, जब ये रिएक्शन करता है तो ये प्रोडक्ट बनता है, यानी 21 का ऑप्शन कौन सही होगा, ए सही होगा। ये AIEEE का क्वेश्चन है, खाली यहाँ पे आपको NaCl के जगह पर वो FeCl3 दिया था, बस ऑप्शन चेंज किया था, बस सेम है क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, कह रहा है कि किसमें मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। पैरामैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, तो इसमें पैरामैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम लोग को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, यानी पैरामैग्नेटिक को क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर पैरामैग्नेटिक जिसमें ज्यादा होगा यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ऑप्शन दिया है जैसे CrH2O का होल 6 3+ दिया है। इसमें हम लोग जैसे अभी भी बताया था, इसका X निकालते हैं, चार्ज निकालिएगा, इसका X निकालिएगा तो इसमें +3 आएगा। आप निकाल कर देखते हैं, देखिए हम निकाल देते हैं, जैसे यहाँ पे X मान लेते हैं, तो यहाँ पे इसको हो जाएगा X प्लस H2O का होल 6 है, तो H2O का 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, माने 0 × 6 हो जाएगा, इक्वल टू +3 दिया है तो X का इक्वल टू +3। आप क्रोमियम +3 का जब ऑक्सीडेशन स्टेट पर अगर कन्फिग्रेशन निकालते हैं तो आर्गन होता है, यहाँ पे आर्गन होता है 4s0 3d 5 होता है, इसका कन्फिग्रेशन है। अब डी में 5 इसका क्रोमियम का 24 होता है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ 18 और यहाँ पे 2 होगा, 18 2 20 और 20 और 4 24 होगा, इतना होता है। लेकिन 2 3 प्लस है तो यहाँ 0 करेंगे और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यानी यहाँ पे डी के ऊपर कितना आएगा, 3 आएगा, डी के ऊपर 3 यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 3 आएगा। उसी तरीका से FeH2O का होल 6 और Cl2 का अगर आप यहाँ X रख कर निकालेंगे तो ये हो जाएगा X
और ये H2O का 0 होता है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। और क्लोरीन का -1 होता है तो यहाँ पे -1 इंटू 2 करेंगे इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। यानी ये फिर 2+ का कन्फिग्रेशन जब निकालिएगा तो इसका कन्फिग्रेशन होता है 3d6 होता है, और 3d6 का जब निकालिएगा तो इसमें 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये d ऑर्बिटल में आप भर भर के निकाला जाता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो d ऑर्बिटल में 5 को डब्बा बना दीजिएगा इस तरीके से, 5 को डब्बा बनाइएगा इस तरीका से। और कितना इलेक्ट्रॉन भरना है 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले हुंस रूल के अनुसार एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया जाता है। उसके बाद तब पेयरिंग करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे 6 हो गया टोटल। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना बचा, इसको अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो ये 4 हो गया। तो इसमें हम देख रहे हैं मैक्सिमम इसी में 4 आया और किसी में 4 नहीं आएगा, किसी में 4 नहीं आएगा। कभी कभी कोई सोचते हैं कि FeCN6 है 4 है, सर यहाँ भी तो हो सकता है कि आएगा। अगर आप इसका निकालिएगा यहाँ पे FeCN का होल 6, तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 नहीं आएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लीजेंट है और ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करता है। अगर आप x बराबर निकालिएगा इसका भी तो +2 आएगा। x बराबर कितना आएगा +2 आएगा। तो कैसे, तो x प्लस Cn के ऊपर -1 होता है, गुना करेंगे तो ये -6 हो जाएगा, गुना करेंगे तो -6 होगा, और बराबर चिन्ह के बाद -4 है तो आपको -4 देना पड़ेगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू 6 इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू आ जाएगा +2 आ जाएगा। यानी यहाँ भी Fe के ऊपर कितना आ जाएगा +2 आएगा। तो Fe के ऊपर +2 हो, उसका तो हमने कन्फिग्रेशन निकाला था 3d6 हुआ। 3d6 का मतलब यही हुआ, हमने ऐसे ऐसे निकालेंगे। जब इसका निकालिएगा FeCN6 का तो इसका भी इतना ही आएगा। लेकिन इसमें चूंकि Cn दिया है तो Cn ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसको पेयर्ड कर देता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाएगा, तो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। तो ये सब पेयर्ड हो जाएगा। तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो जाता है। और NiCO4 का अगर निकालिएगा 8 है तो आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरिएगा फिर दोहराइएगा तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 आएगा। तो सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो आया है वो FeH2O6 और Cl2 आया है, 4 आया है। और जिसमें जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट यानी पारामैग्नेटिक उसका ज्यादा से ज्यादा होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी सही होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। आपका सबसे ज्यादा मैक्सिमम पारामैग्नेटिक शो करता है। और ये इनऑर्गेनिक है। कौन सा नेस्लर अभिकर्म के साथ कौन जो होता है वो आपको भूरा या पीला अवक्षेप देता है। भूरा या पीला अवक्षेप कौन देता है, नेस्लर अभिकर्मक के साथ होता है। तो ये एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, आप कह सकते हैं एल्कलाइन मीडियम में। ये किसका है, तो आपको नेस्लर अभिकर्म का सूत्र हम लिख देते हैं। उसका होता है K2 होता है और ये आपका होता है Hg और I4 होता है। ये एल्कलाइन मीडियम में होता है। एल्कलाइन मतलब आपका एल्कलाइन मेटल क्षारीय कह सकते हैं। एल्कलाइन मीडियम में इसी को कहते हैं नेस्लर अभिकर्मक कहते हैं। इसको जब रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, KOH के साथ। ये देखिए बेस हो गया, इसको रिएक्शन कराते हैं KOH यानी बेसिक मीडियम में, किसके साथ, NH3 के साथ। सवाल यही है कि निम्नलिखित में कौन नेस्लर अभिकर्मक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है। तो हम यहाँ NH3 का ही रिएक्शन कराते हैं। जैसे NH3 के साथ रिएक्शन कराइएगा तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है और वो होता है Hg का होल 2O बनता है और NH2 बनता है और आयोडीन साथ में रहता है और प्लस 7 को Ki बनता है प्लस H2O भी बनता है। Ki और प्लस क्या बनता है, Ki प्लस H2O भी बनता है। तो ये जो रिएक्शन हुआ ये वाला, इसी को भूरा या मतलब अवक्षेप के रूप में ये बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट के रूप में यही बैठ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें एमोनिया जो होता है NH3 जो होता है वही नेस्लर अभिकर्मक के साथ, नेस्लर अभिकर्मक के साथ रिएजेंट है, उसके साथ ये भूरा या नीला अवक्षेप केवल कौन देता है, NH3 देता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का कौन ऑप्शन सही होगा, बी होगा। इक्वेशन इस तरीका से आता है। ये नेस्लर अभिकर्मक है, पोटेशियम और मरकुरी आयोडाइड होता है, इसको कह सकते हैं आप। ये एल्कलाइन मीडियम यानी KOH के साथ, KOH के उपस्थिति में ये बेसिक बता रहा है, NH3 के साथ रिएक्शन करके ये कंपाउंड बनता है जो ये कि प्रेसिपिटेट होता है। तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा यानी NH3 होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि एक केन शुगर है जो आइसोटोनिक है। तो इसको मैंने सॉल्व किया है, आप आसानी से कर सकते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसका परासरण दाब यानी ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बराबर होता है। वैसा दो सॉल्यूशन जिसका ओस्मोटिक सॉल्यूशन बराबर हो उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमने पाई 1 और पाई 2 रखा। पाई 1 का मान होता है I1 C1 R T1 होता है। पाई 2 का मतलब I2 C2 R T2। यहाँ पे I1 कट जाएगा क्योंकि I1 का कोई चर्चा
किया नहीं है, आर कट जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर कट जाएगा, तो बचेगा C1 और C2। C1 मतलब मोलारिटी है, इसको कहते हैं मोलारिटी। तो मोलारिटी का आप फॉर्मूला जानते होंगे, मोलारिटी बराबर होता है M बराबर होता है W इंटू 1000 होता है डिवाइडेड बाई M डैश इंटू VML होता है। ये आपका सोल्यूशन इस तरीके से बनेगा। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि 5% सोल्यूशन है, 5% है। 5% का मतलब यहाँ पे ये जो वेट होता है, ये जो W होता है, ये W हो जाएगा 5, और ये M डैश जो होगा परसेंटेज, जब सॉरी VML जो होगा ये 100 हो जाएगा। VML जब भी परसेंटेज का सवाल हो तो 100 होगा, और जितना परसेंटेज यहां दिया है वही W हो जाएगा, और ये M डैश हो जाएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन में M डैश यानी मोलिकुलर वेट दिया हुआ है। केन शुगर का मोलिकुलर वेट कितना दिया है? 342 दिया हुआ है। 5% दिया है तो W का मान इतना हो जाएगा, और 100 डिवाइड में आ जाएगा। उसी तरीके से कह रहा है कि आइसोटोनिक है 1% के साथ, 1% यानी W का मान हम कितना रखेंगे? यहाँ पे 1% है तो यहाँ W का मान 1 रखेंगे, और परसेंटेज का है इसलिए यहाँ पे VML का मान हमेशा कितना रखेंगे? 100। और ये M डैश नहीं मालूम है, तो देखिए इक्वेशन में हमको ये 100 रखना है, ये 5 रखना है, ये 242 रखना है, सॉरी 342 दिया हुआ है क्वेश्चन में वो रखना है, और ये 1% रखेंगे तो सब वैल्यू रखेंगे, आ जाएगा। देखिए 5, 1000, 342, 100, 1 गुने 1000 बट्टा M डैश इंटू हो जाए, सब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? M का मान आएगा 68 आएगा, पॉइंट कुछ आएगा 68 पॉइंट। देखिए यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा 5 से तो इतना आ जाएगा। तो इसका आंसर 68 पॉइंट कुछ होगा, यानी 68.4 होगा, यही सही आंसर होगा आपका। और ये इस तरीका से तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? 68% सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा इस तरीका से। देख लीजिए, वीडियो को रोक दिया है। आइसोटोनिक विलयन है सॉल्यूशन चैप्टर का, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन जो है प्राइमरी एमीन देता है, हाइड्रोलाइसिस करने पर प्राइमरी एमीन देता है। तो एमाइड होता है जो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जिसको फिर से दोबारा अगर आप इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना तो एमाइड मिलता है। क्या मिलता है? एमाइड मिलता है। और ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है। PDBS4 होता है और H2 के साथ इसको एडिशन कराया जाता है, हेलोजन को हटाकर H रिप्लेस किया जाता है। तो ये रिएक्शन बहुत फेमस है, इसको कहते हैं रोजेनमैन प्रतिक्रिया, रोजेनमैन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको इसे पढ़े होंगे। रोजेनमैन रिएक्शन इसको कहा जाता है। यानी ये इस रिएजेंट को रट लीजिए, ये रिएजेंट जब भी रहेगा इसी रिएजेंट का नाम होता है। इसको आपका एल्काइल हैलाइड से आपका सॉरी कार्बन